नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वैद्य सर्वेश कुमार तिवारी। कुछ ही महीनों में एआईपीजीटी की एग्ज़ाम होने वाली है और कई बच्चों के संस्कृत और रिसर्च के लेक्चर या संस्कृत और रिसर्च जैसे सब्जेक्ट्स अभी बचे हुए हैं पढ़ने के। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम संस्कृत के ग्रामर पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन पर 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को समझेंगे। हम इस वीडियो में संस्कृत ग्रामर समझने वाले नहीं है, संस्कृत पढ़ने वाले नहीं है, केवल एआईपीजीटी एग्ज़ाम में संस्कृत के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इस पर फोकस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं संस्कृत ग्रामर फॉर एआईपीजीटी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आपको अगर संस्कृत पढ़ना है तो ये टॉपिक्स जितने दिए हुए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और जनरली पूछा जाता है। तो बेसिक संस्कृत पता होने को होना, वर्ग, महेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, उच्चारण स्थान, संधि, समास, इनमें से क्वेश्चन फिक्स आते ही हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो कहीं और से या वीडियो देखकर तो इन्हीं में से पढ़े, इन पर ज़्यादा फोकस करें। पहले देखते हैं हम बेसिक संस्कृत। प्रथम कर्ता पाणिनि, ग्रंथ अष्टाध्यायी, प्रत्याहार 42, स्वर स्वर्णा, व्यंजन 33। स्वर को याद करने के लिए 9 है, स्वर ना। व्यंजन की ट्रिक है, 3 तरह के व्यंजन थे। अब नेक्स्ट, पुरुष 3 होते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। उत्तम, मध्यम, प्रथम। वचन 3 होते हैं, महेश्वर सूत्र 14 होते हैं, प्रत्याहार 42 होते हैं और ऊष्मवर्ण 4 होते हैं। अब आता है वर्ग। अगर हमें बेसिक संस्कृत पता हो, बेसिक हिंदी ग्रामर पता हो तो वर्ग आने चाहिए। संस्कृत ग्रामर वर्ग पर टिका है और महेश्वर सूत्र पर टिका है। वर्ग अगर आता है आगे क वर्ग, च वर्ग, तो हमें क्या जानना है। क वर्ग आया तो क के जितने अक्षर दिए हुए हैं, क ख ग घ अंग, वो गिनना है। च वर्ग आता है च छ ज झ ञ, ये गिनना है। ट ठ ड अंग ट वर्ग में। ऐसे अंतस्थ वर्ण आता है तो य र ल व, और ऊष्म वर्ण आता है तो श श ह। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, हमने पढ़ा था। उसके बाद महेश्वर सूत्र, भगवान शिव के डमरू में से कुछ वर्ण निकले हुए थे जिसे हम महेश्वर सूत्र कहते हैं। टोटल 14 थे। इसी पर हमारे वर्ग बने हुए हैं। इसे अगर जिसे याद है उसके लिए ग्रामर बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अगर जिसे याद नहीं है तो वो कृपया इस तरफ ध्यान दें, इसे कैसे याद किया जाए। इसके आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। अगर यहाँ से आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आती है तो आप कई अन्य जगह वीडियो देखकर आप इसकी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे याद करना ज़रूरी है। इसे याद क्यों करना ज़रूरी है, तो प्रत्याहार दिया हुआ है। प्रत्याहार पर पिछली बार क्वेश्चन आए थे और प्रत्याहार सॉल्व करने के लिए हमें महेश्वर सूत्र पता होना ज़रूरी होता है। कैसे, तो देखते हैं। इसे याद करना है तो इसे कॉलम में बांट दीजिए 14 महेश्वर सूत्र को। और जो पहला है सिंपल वॉवेल्स है, अ से लेके च तक सभी स्वर हैं। अ, ई, उ, ण, ऋ, लृ, ए, ओ, अंग, ए, औ, च। च तक के सभी स्वर है, च नहीं और क नहीं। च और क को नहीं गिनते हैं। आखिर के जितने वर्ण हैं च, क, ट, ण, जो राउंड में दिख रहे हैं, इन्हें हम गिनते नहीं हैं। लेकिन पूछते वक्त क्वेश्चन अक प्रत्यय यानी अ से लेके क तक प्रत्याहार जितने हैं उनमें कौन सा वर्ण आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें इसे याद रखने के लिए जो पहले शुरू के हैं वह अ से लेके औ तक वर्ण है। फिर थर्ड नंबर पे आता है ह, य, र, व, ट। ओके, ये अंतिम जो सभी वर्ग के अंतिम अक्षर है। और उसके बाद आता है क्लास 5। इसके बाद जो आता है वो आता है क्लास 5। मतलब हर वर्ग के जो 5वें अक्षर है वो इस लाइन में आए हुए हैं। हर वर्ग के 5वें, इ, ड़, ण, न, म, ये 5वें वर्ग है और इस लाइन में सभी के 5वें वर्ण आए हुए हैं। अब उसके बाद क्लास 4, सभी वर्ग के चौथे अक्षर इसमें दिखेंगे आपको। झ, ब, इ, घ, ड, ढ। उसके बाद क्लास 3 के ज, ब, ग, ड़, द। उसके बाद क्लास 2 के ख, फ, छ, ठ, थ। और क्लास 1 के च, ट, त, क, प। जो राउंडेड दिख रहे हैं उसे याद नहीं करना है, वो क्वेश्चंस के लिए ही पूछे जाते हैं। अण प्रत्यय बताइए, अक प्रत्यय बताइए, इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो उसे गिनते नहीं हैं। और आखिरी में जो दिए वो ऊष्म वर्ण दिए हुए हैं, श, 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 ह।
और क्लास 1। अगर इसे याद करना है तो ऐसे याद किया जा सकता है। हमें इसमें से केवल याद क्या करना है, जो राउंड वर्ड्स दिख रहे हैं उन्हें याद करना है कि वो कौन सी लाइन में आते हैं। और उसके बाद जो सीक्वेंस दिया हुआ है स्वर का, फिर क्लास 5, फिर क्लास 4, 3, 2, 1, ये सीक्वेंस याद रहने को ना, तो हम इसे आसानी से जान सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है प्रत्याहार पे, जो पिछले साल पूछा गया था कि अक प्रत्याहार बताइए। वो अक में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन में है। क पहली लाइन में दिख रहा है हमें, तो अ से लेके क तक सभी स्वर हैं, अ उ ई ऋ। तो उनमें से जो भी ऑप्शन में आया उसे टिक करना है आंसर। ठीक है, ये हो गया प्रत्याहार कैसे सॉल्व करना है। टोटल 42 प्रत्याहार है। कोई भी प्रत्याहार पूछा गया तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। उसके लिए उसके बीच में जो भी वर्ण है वो आपका आंसर है, या उसमें से ऑड वन आउट भी आ सकता है। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान टोटल 9 बताए गए हैं। उच्चारण स्थान मतलब जब हम कोई अक्षर बोलते हैं या जो कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख के किस अवयव से वो उच्चारण निकलता है। इसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ऐसे 9 अवयव दिए हुए हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम कंठ। कंठ से हम ह, अ और क वर्ग का उच्चारण करते हैं। आप बोलकर देख सकते हैं, अगर उच्चारण स्थान पर क्वेश्चन आता है तो उस समय आप उस अक्षर को बोल के देखें। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से निकल रहे हैं। ह बोलेंगे तो ये कंठ से निकलते हैं, अ बोलेंगे तो ये कंठ से निकल रहा है, और क वर्ग की जितने वर्ण हैं क, ख, ग, ग, अंग, ये सब कंठ से निकल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो इसकी ट्रिक दी हुई है। हक, HAK, H फॉर ह, अ और क वर्ग, कंठ हक। ऐसे ही तालु, तालु मतलब होता है हमारा पैलेट। इसे वर्ड कालू याद रख सकते हैं ट्रिक के लिए। इसमें य, श, ई और च वर्ग, इनसे इनकी उच्चारण तालु से होते हैं। इसकी ट्रिक है यशिच कालू। इनकी ट्रिक क्या है, यशिच कालू, य श ई च, यशिच कालू यानी तालु। उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा से उच्चारण होता है श, र, री, ट वर्ग। इनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। इसकी ट्रिक, मुर्दा, मूर्धा को हमने मुर्दा कर दिया और श, र, ट को जोड़ के सर्राट बना दिया, तो मूर्धा शर्राट। दंत, स, ल, त वर्ग, स, ल, त वर्ग, ये हम दंत से उच्चारण करते हैं। ट्रिक, दांत यानी दंत, सफाई, स को हमने सफाई, और की लत, ल फॉर ल और त फॉर तवर, दांत सफाई की लत, दंत से उच्चारण होता है। नेक्स्ट, ओष्ठ। ओष्ठ, ऊ, ऊ में हम ऊ बोलते समय ओष्ठ को राउंड में घुमा देते हैं, और प हम दोनों लिप्स को चिपका देते हैं। प वर्ग के जितने वर्ण हैं प, फ, ब, ये सब बोलने के लिए हम होंठ को चिपका सकते हैं। ओष्ठ अप, ऐसे ट्रिक याद रखना है इसे, अगर याद करने की ट्रिक होना तो। उसके बाद आते हैं नासिका, वेरी इजी। नासिका, म, न, ण, अंग, ईय, इन सब का उच्चारण कहाँ से होता है, हम नाक से कहते हैं, तो इसे हम नासिका वर्ण, नासिका उच्चारण में आएगा। कंठ तालु, कंठ और तालु, कंठ से और तालु मिलकर जब उच्चारण करते हैं तो वो कंठ तालु उच्चारण होता है उसका स्थान। इसमें वर्ण आते हैं ए और ए। इसके ट्रिक याद रखने के लिए हम एकता ऐसा वर्ड बनाते हैं, जैसे ए मतलब ए, और कता का क से कंठ और त से तालु। उसके बाद आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ ओ और औ, कंठ और ओष्ठ को मिलाकर बनाते हैं, ओ और औ। उसके बाद दांतोष्ठ, दंत से हम व का उच्चारण करते हैं। एक बार बोलिए व, ये दंत और ओष्ठ को मिलाकर हम बोलते हैं। नेक्स्ट, संधि प्रकरण। नेक्स्ट हम देखते हैं संधि प्रकरण। इसके डेफिनेशन है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब हम कोई दो वर्णों को ज्वाइन करते हैं और जो शब्द बनता है उसको हम संधि कहते हैं, और उसका विग्रह यानी उसका भेद करते हैं, उन शब्द को दो अलग अलग शब्दों में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संधि विग्रह या संधि विच्छेद। कुछ संधियाँ दी हुई हैं जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं।
पहला दीर्घ संधि। ह्रस्व दीर्घ के बाद समान ह्रस्व दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर बनता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर वर्ड में आपको कोई बड़ा स्वर दिख रहा है, जैसे आ दिख रहा है, बड़ी ई की मात्रा दिख रही है, बड़ी ऊ की मात्रा दिख रही है, और उसका विग्रह करने पर दोनों में से कोई एक बड़ा स्वर है, तो उसे हम दीर्घ संधि टिक कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि परमार्थ में कौन सी संधि यूज की गई है। तो परमार्थ में आ आया है, मतलब बड़ा बड़ा स्वर आया है। अब हम दीर्घ संधि के बारे में सोच सकते हैं। फिर उसका विग्रह करने के बाद हम कंफर्म होंगे अ और ओ, यानी दो समान वर्ण आ गए, इससे मिलकर बड़ा वर्ण बना है, तो ये दीर्घ संधि है। या दोनों में से कोई एक वर्ण बड़ा आया है, जैसे देवालय में अ और आ गया है, तो यह दीर्घ संधि है। इस तरह से हम इसे ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि इसमें दो समान स्वर रहेंगे या दोनों में से कोई एक बड़ा स्वर रहेगा और उसके रिजल्ट में हमें एक बड़ा स्वर मिलेगा। ये इसकी लाइन याद रखना है दीर्घ संधि के लिए। सेकंड आता है गुण संधि। अ ए ओ, यह गुण संधि है, सॉरी इसे गुण बोलते हैं। जब वर्ड में अ ए और ओ की मात्रा दिखती है तो हम उसे गुण संधि मानते हैं। क्यों? क्योंकि अ ए ओ को गुण कहा जाता है। इसकी ट्रिक याद रखना है। तो दिए हुए वर्ड में अ ए ओ दिखे और संधि विग्रह करने पर पहले अ और आ होता है तो गुण संधि पर टिक कर देना। एग्जाम्पल, क्वेश्चन आया ममेव में कौन सी संधि, तो ममेव में ए मात्रा आ गई है। ए क्या है हमारे लिए? गुण है। अब ये गुण पे शक जाना चाहिए, फिर उसका विग्रह करेंगे। मम में अ लगा है, ईव में ई लगा है, अ आ गया सामने, इसीलिए इसे हम गुण संधि पर टिक कर देंगे। म में व, हमें केवल ए ओ औ दे अ ए ओ देखना है और गुण संधि पर टिक करना है। पंचेंद्रियों में ए मात्रा है, पंचे में ए में मात्रा आ गई, तो ये ए क्या है हमारे लिए? गुण। अ ए ओ को गुण कहते हैं, इसलिए गुण संधि पर टिक कर दीजिए। ऐसे ही परमेश्वर, महेंद्र, रमेश, महोत्सव, महोत्सव में देखिए ओ की मात्रा है और अ ए ओ हम गुण कहते हैं उसको, वो गुण संधि है। नेक्स्ट ऐसे ही है, सेम इसी तरह का है, लेकिन उसमें वृद्धि संधि उसे कहा गया है। क्यों? क्योंकि बड़ा आ, बड़े ए और औ को वृद्धि कहा जाता है। और अब वर्ड में अगर हमें आ ए औ आ गया दिख जाए तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। इसकी ट्रिक, वर्ड में आ ए औ मात्रा दिखे और विग्रह करने पर शुरुआती अक्षर अ या आ मिले तो वृद्धि संधि कहते हैं। सेम गुण संधि जैसा है, लेकिन गुण हम किसे कह रहे थे? अ ए और ओ को, और वृद्धि हम किसे कह रहे हैं? आ ए, बड़ा ए और औ को। एग्जाम्पल, दंतौष्ठ में, दंत औष्ठ में कौन सी संधि है? यहाँ पे पहले मात्रा देखेंगे, औ लगी है, गुण संधि हो ही नहीं सकता। औ को हम वृद्धि कहते हैं, तो वृद्धि संधि हो सकती है। फिर उसका विग्रह करेंगे, अ प्लस ओ है, तो ये आ गया वृद्धि संधि। ऐसे ही सदैव और महौषधि भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, यण संधि। इसमें आपको शब्द में य, व और र दिखेगा और प्लस एक आधा अक्षर दिखेगा, तो हम इसे यण संधि कहते हैं। याद रखिए, शब्द में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रत्येक इस शब्द का, जो यहाँ प्रत्येक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रत्येक इस शब्द में कौन सी संधि है। अब इसमें ए आया है तो हमें दिमाग में गुण संधि भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें ए आया है, ए गुण को कहते हैं। लेकिन ए कैसे आया है? इसमें य भी आया है, तो यण संधि पर भी क्वेश्चन आ गया। और एक अयादी संधि भी है। ऐसे ही तीन ऑप्शन हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो कैसे इसे फिर कौन सी संधि मानेंगे? प्लस इसमें एक आधा अक्षर भी आ रहा है, तो आधा आ गया। और स्वागतम में वो आया है लेकिन आधा अक्षर स आ गया, ऐसे, तो हम इसे यण संधि मानना शुरू कर देंगे। यण संधि कंफर्मेशन के लिए पहला है य, व और र में से कोई एक अक्षर दिखे, इसके साथ आधा अक्षर दिख जाए कोई साथ में, जैसे तो है यहाँ पे स्व, तो हम यण संधि पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अयादी संधि। इसमें फर्क इतना है केवल
आधा अक्षर नहीं होता है, उसमें और आ होता है, तब हम अयादि संधि पर टिक करते हैं। सेम वैसा ही है, लेकिन शब्द में जैसे नायक, इसमें आधा अक्षर नहीं आया है, इसमें पूरा आय आया है, आय या अय। पवन में अब आया है, पाव में आव आया है, गुरुवे में अब आया है। तो ऐसे अब आय आय ऐसे शब्द आते हैं तो हम उसे अयादि संधि कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में पूर्व रूप किसे कहते हैं और पर रूप किसे कहते हैं वो समझना जरूरी है। अब इसमें हम जैसे कोई शब्द विग्रह करते हैं तो जो पहले वर्ड रहता है ए ऑब्लिक ओ लिखा है, ये पूर्व रूप है, और जो अ लिखा है सेकंड वाला वो पर रूप होता है। तो इसमें क्या होता है, वर्ड में ये अ वाला सिंबल होता है, वर्ड में अ दिखे और विग्रह करने पर पहले ए ऑब्लिक ओ है तो पूर्व रूप संधि टिक कर देना है। मतलब इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ए ऑब्लिक ओ, यानी इसके सेम ए और ओ रिजल्ट में भी हमें मिल रहा है, कोई वर्ड बन रहा है तो उसमें भी ए और ओ की मात्रा लगती है, तो ये पूर्व रूप संधि हो गया। पूर्व रूप को जैसा का वैसा रिजल्ट में दे रहे हैं तो हम इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। और इसको अगर पहचानना है एग्जाम के हिसाब से तो इसमें अ का सिंबल दिखेगा वर्ड में, और विग्रह करने पर इसमें पहले ए और ऑब्लिक ओ आएगा, तो इसे पूर्व रूप संधि कह देना है। एग्जाम्पल में इंद्राहम, सॉरी ये स्वागतम पितृदोष नहीं है, एग्जाम्पल इसके गलती से आ गया है। फिर आता है पररूप संधि। पररूप संधि में सेम ऐसा ही है, केवल ए और ऑब्लिक सेकंड नंबर पे आ जाता है, अ प्लस ए और ऑब्लिक ओ, तो ये पररूप संधि है। यानी हमको वर्ड में ए और ओ की मात्रा आ गई तो पहले गुण संधि पे शक जाना चाहिए, क्योंकि इसमें गुण इसको कहते हैं। लेकिन पर रूप में पर में बाद में ए और ओ रहा, अगर विग्रह करने पर भी इसमें ए और ओ मिल रहा है, ए और ओ रहा, तो हम उसे पररूप संधि कहेंगे। ठीक, सिंपल है। शब्द में ए और ओ की मात्रा देखना है, विग्रह करने पर वो पर रूप में आ रहा है या पूर्व रूप में आ रहा है वो देखेंगे और हम टिक कर देंगे जो भी मिले। इसके बाद आता है व्यंजन संधि। इसमें क्या है, दो या कोई एक व्यंजन अगर विग्रह करने पर मिलता है संधि तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। वेरी इजी एग्जाम्पल, वागीशः, इसमें वाक प्लस ईश, ये क जो है व्यंजन है, अभी तक हमने दोनों स्वर की संधि किए हैं, इसमें क व्यंजन है, इसलिए हम व्यंजन संधि से कहते हैं। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, सच्चित, सत प्लस चित, ऐसे आ गया सच्चित। अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विग्रह करने पर विसर्ग आता है, विग्रह करने पर विसर्ग आता है। विसर्ग हम किसे कहते हैं, जो दो बिंदु लगते हैं उसको विसर्ग कहते हैं। और इसमें शब्द में एस का सिंबल दिखेगा, हमें एस का सिंबल दिखता है, ये हमने पूर्व रूप संधि में भी देखा था, लेकिन मेन यहाँ पर है। एग्जाम्पल के इसमें समझेंगे हम, जैसे रामो अत्र में कौन सी संधि है, तो अ आया तो हमारे दिमाग में दो ऑप्शन ही आना चाहिए केवल, एक विसर्ग संधि और एक पूर्व रूप या पररूप संधि। तो इसका विग्रह करेंगे तो रामो अत्र, राम धन अत्र, तो इसमें विसर्ग आ गया राम हमें, तो इसे कहते हैं विसर्ग संधि। प्रथमो अध्याय में प्रथम अध्याय, तो अ आया है, अ से हम विसर्ग संधि, इसका विग्रह करने पर प्रथम अध्याय आएगा, तो हम इसे विसर्ग संधि कहते हैं। हमें संधि विच्छेद करना आना चाहिए। ये हो गई हमारी संधि प्रकरण। अब आएगा समास। समास किसे कहते हैं? समास का मतलब संक्षिप्त, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। पूर्व पद व उत्तर पद, समास में पूर्व व उत्तर पद होता है। पूर्व पद जैसे हमने पूर्व रूप और पर रूप है, उसी को पूर्व पद और उत्तर पद समास में कहते हैं। जैसे दो शब्द है, गंगा जल, गंगा जल में गंगा ये पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। आगे हम देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। पहला समास अव्ययीभाव समास आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि अधिहरि यह कौन सा समास है, तो हमें अव्ययीभाव समास के लिए इजी ट्रिक याद रखना है। जितने 9 अक्षर दिख रहे हैं, जितने ये 9 अवयव दिख रहे हैं, इसे अवयव कहते हैं। अधि, उप, सु, दु,
नि, अति, इति, अनु, प्रति। यह अक्षर जिस किसी भी शब्द के शुरू में आए उसमें अव्ययीभाव समास आंसर टिक कर देना है। एग्जाम्पल, अधि में अधिहरि में अधि आ गया, सुविचार में सुवी आ गया, सु आ गया, निष्फल में नी आ गया, अनुहारी में अनु आ गया और प्रतिग्राम में प्रति आ गया। तो हम इसे अव्ययीभाव समास टिक कर देंगे। तो हमें याद क्या करना है, ये 9 अवयव याद करना है। उसके बाद है तत्पुरुष समास, उसके कई प्रकार है, वो देखते हैं हम सीधा। विभक्ति समास, इसमें विभक्ति लगती है, हमने जो पढ़े थे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान, ये सब विभक्तियां हैं। विग्रह करने पर अगर जो पूर्व पद है उसमें कोई विभक्ति कोई मात्राएं लग जाती है संस्कृत की, तो हम उसे विभक्ति समास कहते हैं। इसके लिए हमें विग्रह आना चाहिए। एग्जाम्पल, शरणागत में कौन सी विभक्ति कौन सी समास है, तो अव्ययीभाव समास में अवयव आता है तो अवयव नहीं है, इसमें विभक्ति समास में क्या है, विभक्ति लगेगी। इसको विग्रह करेंगे, शरणेन आगतः, यानी इसमें विभक्ति लगी, शरण में विभक्ति लग के शरणेन बन गया और इसको हम विभक्ति समास टिक कर लेंगे। सुख प्राप्त, सुखेन प्राप्त, इसमें हम विभक्ति लगा रहे हैं तो इसे विभक्ति समास टिक कर देंगे। नेक्स्ट, नन तत्पुरुष समास, द मोस्ट इजिएस्ट, इसमें केवल हमें अ देखना है। शब्द के शुरू अ आया, इसे हम नन तत्पुरुष समास कहेंगे। अ का मतलब होता है न, यानी नन, नॉन, इंग्लिश का नॉन भी इसी में आता है। नेगेटिव वर्ड आ रहा है, अधार्मिक, असत्यम, असुखम, अ जहां भी आया उसे नन तत्पुरुष समास टिक कर देना है। नेक्स्ट, कर्मधारय समास, इसमें पूर्व पद विशेषण होता है, पूर्व पद उपमान होता है और दोनों पद भी विशेषण हो सकते हैं। इसमें किसी थर्ड पर्सन का उल्लेख करते हैं, किसी उपमा देकर, किसी का कुछ जो उसकी विशेषता है। जैसे नीलोत्पल है, नीला है उत्पल, उत्पल अर्थ होता है कमल, नीला है कमल। वैसा कौन, चंद्रमुखी, चंद्र जैसा मुख। ऐसा कोई कर्म, उसका कर्म बता रहा हो, कोई शब्द किसी का कर्म बता रहा हो, किसी की विशेषता बता रहा हो तो कर्मधारय समास लग जाता है। इसी तरह से बहुव्रीहि समास भी है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आगे देखते हैं। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसके वर्ड में च आएगा, यह विग्रह करने पर और लगता है, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मातृ पितृ च, इसमें कौन सा समास है, तो हमें देखना है च लगा हुआ है तो, या इसका विग्रह करने पर इसमें और आता है हिंदी मीनिंग में, तो हम इसे द्वंद्व समास टिक कर देंगे। मातृ पितृ च आ गया, द्वंद्व समास। लव कुश, लव और कुश, द्वंद्व समास। इसके बाद आएगा द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या दिख जाएंगी हमें, तो द्विगु समास टिक कर देना है। द्विगु में, इसमें द्विगु के वर्ड में भी संख्या है, द्वि, यानी इसको संख्या से याद रखना है। जैसे एग्जांपल है सप्तदिनम, ये कौन सा समास है, तो सप्तदिनम में सप्त लगा हुआ है, इसका मतलब ये द्विगु समास है। त्रिभुवन में 3 लगा हुआ है, इसका मतलब ये द्विगु समास है। ऐसे ही जो भी ऑप्शन आएंगे उसे हम गिनना है। इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में चर्चा होती है तो वो बहुव्रीहि समास है। दश आनंद, पीताम्बर, या चक्रपाणी। दशानंद कहाँ किसका वर्णन है, रावण का वर्णन किया जा रहा है। दश है आनंद जिसके, वह, इसका मीनिंग ऐसा निकल, अगर मीनिंग करना आता हो तो हम आराम से इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दश है आनंद जिसके, वह कौन, रावण, बहुव्रीहि समास में आता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, और चक्रपाणी, ऐसे बहुव्रीहि समास में आते हैं। ये था हमारा संस्कृत ग्रामर AIPGT के लिए, इतना ही काफ़ी है। एक बार हम रिवीजन ले लेंगे स्पीड में। संस्कृत अगर आप वीडियोस में या कहीं से भी बुक से पढ़ रहे हैं तो केवल इन्हीं ग्रामर्स पर फोकस ज़्यादा करें, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक हमने पढ़ा संस्कृत का, उसके बाद उसके वर्ग याद रखना है हमें, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर आता है, उच्चारण स्थान में। फिर माहेश्वर सूत्र याद करना है, और जो राउंड के हैं इसमें हमें ट्रिक देखा है, सीक्वेंस वाइज स्वर है, क्लास 5 4 3 2 1, और आखिरी में ऊष्मावर्ण है। और बीच बीच में जो राउंड दिए हुए हैं इन्हें याद करना है। क्यों याद करना है, क्योंकि इन्हें हमें पता चलने चाहिए, अगर कोई प्रत्यय पूछ रहे हैं प्रत्याहार अक में, तो कब कहाँ आता है, च कहाँ आता है, ये समझ में आना चाहिए, इसलिए इसे राउंड वाले वर्ड्स को याद करना है। उसके बाद आता है ये 42 प्रत्याहार हमने देखे, उच्चारण स्थान देखे कौन कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल्स ट्रिक्स देखें। फिर आएगा संधि प्रकरण,
इसमें दीर्घ संधि में दीर्घ कोई स्वर आ गया, ये बन कोई सेम स्वर या कोई एक दीर्घ स्वर आया है तो दीर्घ संधि टिक करना है। उसके बाद गुण संधि में अ ए उ को हम गुण कहते हैं और शब्द में वो दिख गया तो हम गुण संधि को टिक कर देंगे। वृद्धि संधि में वृद्धि आ ए औ को कहते हैं, वह शब्द में दिख गया तो उसको वृद्धि संधि कहेंगे। यण संधि में य व र दिख गया और साथ में एक आधा अक्षर दिख गया तो यण संधि टिक करना है। अयादि संधि में अ प्लस य दिखा, अ प्लस व दिखा तो हम अयादि संधि में टिक कर देंगे। उसके वर्ड में ही संधि का नाम दिखेगा हमें आओ आओ तो अयादि संधि टिक कर देंगे। फिर आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप में ए ऑब्लिक ओ है और वो भी फाइनल में भी ए और ऑब्लिक ओ मिल रहा है तो पूर्व रूप संधि में टिक कर देंगे। कोई वर्ड पहचानना है तो उसमें सिंबल आता है अ का। उसके बाद व्यंजन संधि, दो या एक व्यंजन अगर संधि विग्रह करने पर मिलता है तो हम उसे व्यंजन संधि टिक करते हैं। विसर्ग संधि में विग्रह करने पर विसर्ग आएगा और वर्ड में ऑब्लिक अ का सिंबल रहेगा। उसके बाद समास किसे कहते हैं, दो अक्षरों को दो शब्दों को मिला के जो संक्षिप्त किया जाता है उसे समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव में अवयव याद रखना है, नौ अधि उप सुदु ऐसे करके जितने दिए हुए हैं उसे याद कीजिए। अगर शब्द के शुरुआत में दिख रहा है तो आंख बंद करके टिक कीजिए। उसके बाद विभक्ति समास में पहले जो पूर्व पद है उसमें विभक्तियां लग जाएगी, शरणेन गतः, सुखेन प्राप्ति। नन तत्पुरुष समास में अ से शुरुआत होती है शब्द की तो नन तत्पुरुष समास टिक कर दीजिए। विग्रह करने पर उसका नॉन निगेटिव मीनिंग निकलता है, न निकल लग जाता है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है, नीलोत्पल, पूर्व पद उपमान होता है, चंद्रमुखी, दोनों पद विशेषण शीतोष्ण। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्विगु यानी बी यानी संख्या, इसमें संख्या है तो द्विगु समास। द्वंद्व समास में च या और शब्द आता है तो द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास में उसकी उपमा दी भी है, थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, 10 हैं आनंद जिसके, वह बहुव्रीहि समास टिक कर देना है। तो ये था हमारा संस्कृत ग्रामर। आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स हैं, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।